हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पार सीरीज। और यही पार सीरीज के अंदर हम सभी ने प्रैक्टिस सेट यहाँ पे पढ़ने का प्रयास किया है, जिसमें मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट 1 से लगाकर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 11 तक पढ़ा चुका हूँ। यदि हमारा कोई दोस्त यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, प्लीज चैनल को वो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और उसके बाद इस सेट को देखने से पहले अपने कंप्लीट 11 सेट को यहाँ पर पढ़कर आएगा। दोस्तों, बिगर किसी देरी से मैं क्लास की शुरुआत करूंगा पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न मुझे यहां पर दे के रखा है, और देखिएगा जो पहला प्रश्न यहां पर दे के रखा है, हम लोगों को यहां पर दे के रखा है राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे और राज्यसभा के पहले यहाँ पे चेयरमैन कौन थे। आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है और 4 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दे के रखे हैं। देखिएगा, एस वी कृष्णमूर्ति राव, श्रीमती वायलेट अल्वा, गणेश वासुदेव यहाँ पर दे के रखा है। और जो 4th ऑप्शन है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पर दे के रखा है। नो डाउट आप सभी जानते होंगे इस सवाल का आंसर। देखिएगा, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन 4th, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब देखिएगा, जब भारत में यहाँ पर जब भारत में उपराष्ट्रपति की बात होती है, तो जब भारत में उपराष्ट्रपति होगी की बात होगी तो आप सभी जानेंगे कि आर्टिकल 63 में भारत में एक यहाँ पर उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान उपराष्ट्रपति का प्रावधान हम लोगों को देखने को मिलता है। आप सभी को याद होना चाहिएगा यह आर्टिकल कहां पर देख रखा है, आर्टिकल 63 में। और वहीं पर जो भारत का राष्ट्रपति हो, सॉरी, भारत का जो हमें या आपका वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलता है, या आर्टिकल 64 में हमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का यह पदेन सभापति यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछेगा, जब चेयरमैन हमारे वाइस जो प्रेसिडेंट है यह राज्यसभा के जब यह अध्यक्ष के पद पर जो बैठते हैं, तो कौन से आर्टिकल के तहत जो यहाँ पर बैठते हैं, तो जवाब होगा आर्टिकल 64 के तहत। और वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट से आप लोग ये भी याद रखिएगा, जब यहाँ पर आर्टिकल 65 की बात होगी, तो आर्टिकल 65 में हमें क्या देखने मिले, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का जब पद क्या हो, रिक्त हो, तो भारत का जो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है, ये आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति के पद पर यहाँ पर बैठ सकता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर हमें हमें यहाँ पर दे के रखे हैं गणेश वासुदेव मावलकर। मावलकर आप लोगों को याद होना चाहिए, गणेश वासुदेव मावलकर। तो गणेश वासुदेव मावलकर कौन थे दोस्तों? यदि आप लोगों से यहाँ पर यह पूछ लिया जाएगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि यह हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए। पहले अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए, आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी हमारी पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन चुने गए थे? गणेश वासुदेव, ये यहाँ पर ये मावलकर साहब चुने गए, आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान कौन से आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा कि आर्टिकल 93 में हमें इनका प्रावधान देखने को मिलेगा। और हमारी लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? सवाल पूछेगा हमारी लोकसभा के पहले यहाँ पर उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो जवाब होगा कि यहाँ पर जवाब होगा अनंत सैनम। अनंत सैनम जो थे वो हमारी लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष यहाँ पर चुने गए। आप लोगों को याद रखना, चाहे वो आप लोगों का या आपके लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे लोकसभा का यहाँ पर उपाध्यक्ष जो देखने को मिलेंगे, इन दोनों का ही जो संबंधित आर्टिकल देखने को मिलेगा वो आर्टिकल 93 ही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम लोगों से सवाल ये पूछा था कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हमें यहाँ पर देखने को मिले थे, क्योंकि यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब जब यहाँ पर बात होगी, यदि आप लोगों से यहाँ पर ये पूछ सकता है, जैसे हमारे पास में संसद होती है, तो संसद के हम मानते हैं 3 सदन हम लोगों को संसद के देखने को मिलते हैं। हम लोगों को एक सदन देखने को मिलेगा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति हमारी संसद का भाग होते हैं। एक हमें यहाँ पर राज्यसभा देखने को मिलती है, और एक हमें यहाँ पर हमारी लोकसभा, कौन सी सभा? लोकसभा हम लोगों को देखने को मिलती है। मेरा प्रश्न यह है, देखो कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आप लोगों को जवाब देना है कि लोकसभा में विपक्ष का
नेता का जो प्रावधान है, यानी विपक्ष के नेता का पद का प्रावधान कौन से वर्ष में भारतवर्ष में लोकसभा में प्रारंभ हुआ था? इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और वहीं पर इस सवाल का भी जवाब देखो, ये तो मैं आप लोगों को मैं बता देता हूं, जब भी लोकसभा में, जब भी राज्यसभा में विपक्ष के नेता की बात होगी, कब? जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता की बात होगी तो जवाब होगा, तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता के लिए, कौन से नेता के लिए? विपक्ष के नेता के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए कि कुल 22 सीटों की आवश्यकता आप लोगों को होती है। जब हम लोग भारत में लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में हमें विपक्ष का नेता चुनने के लिए आप सभी को 55 यानी आपकी 55 सीटों की आवश्यकता आप लोगों को देखने को मिलती है। और वहीं पर वर्तमान में आपकी कौन सी लोकसभा चल रही है? तो आपकी 18वीं लोकसभा हम लोगों को देखने को मिलती है। और इसके अध्यक्ष कौन देखने को मिलते हैं? तो आप सभी जानते हैं ओम बिरला। कौन देखने को मिलेंगे? ओम बिरला साहब हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आपकी जो लोकसभा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी इसी लोकसभा के हमें विपक्ष के नेता कौन देखने को मिलते हैं? श्री राहुल गांधी जी। श्री राहुल गांधी जी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं लोकसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, अब आप सभी को, मुझे ये, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि आप लोगों को ये जवाब देना है कि यानी जो हमारी लोकसभा में पहली बार विपक्ष के नेता कौन चुने गए थे। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें जो देखने को मिलेगा, देखिएगा, आप लोगों को जो दे के रखा है कि संविधान सभा के लिए एक प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो जो यहाँ पे बनाए गए थे, उसमें उस समिति का निर्माण कब हुआ था? यानी आप लोगों को ये जवाब देना है कि ड्राफ्टिंग, ये जो समिति बनी थी, प्रारूप समिति बनी थी, इसी प्रारूप समिति का निर्माण हमें कब देखने को मिला? 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिले थे। या आपका 29 अगस्त 1947, या 20 अगस्त 1947, 18 अगस्त 1947, या 15 अगस्त 1947 आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दे के रखे हैं। जब भारत में आप लोगों को यह जब जो दे के रखा है, यदि आप लोगों से पूछेगा कि प्रारूप समिति जो बनी थी, इसी प्रारूप समिति में टोटल सदस्य कितने देखने को मिलेंगे? फिर जवाब होगा 7 सदस्य देखने को मिले थे। लेकिन इसी प्रारूप समिति के जो आपके अध्यक्ष बनाए गए थे, तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो जवाब होगा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर जो बनाए गए। और इसका निर्माण कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इसका निर्माण हुआ था। आप लोगों को इतना याद होना चाहिएगा। ठीक है, देखिएगा। और वहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक कब देखने को मिली? यदि पहली बैठक पूछेगा कि पहली बैठक कब देखने को मिली, जवाब होगा 9 दिसंबर। यहाँ पर आप लोगों को 1946 में हम लोगों को पहली बैठक देखने को मिलती है। और इसी में सबसे पहले यहाँ पर जो आपके अध्यक्ष साहब चुन लिए गए थे, और वो भी थे ये यहाँ पर जो चुने गए थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब यहाँ पर चुन लिए गए थे। और वहीं पर आप लोगों से सवाल पूछेगा कि दूसरी बैठक कब हुआ था, दूसरी बैठक का आयोजन कब देखने को मिला, तो जवाब होगा 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हमें यहाँ पर संविधान सभा की देखने को मिलती है। और तीसरी बैठक कब हुआ था, तो तीसरी बैठक आप लोगों को 13 दिसंबर और 1946 को यहाँ पर देखने को मिली। ये वही बैठक थी जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? संविधान बनाने के लिए एक आप लोगों का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यानी आप लोगों का उद्देश्य प्रस्ताव कहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने पेश किया था? तो जवाब होगा तीसरी बैठक में यहाँ पर पेश किया था। और वहीं पर चौथी बैठक हमें देखने को मिली थी 22 दिसंबर और 1946 को। यहाँ पर आप सभी जानते हैं, यह आपका उद्देश्य जो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, ये यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो स्थायी जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर चुने गए थे। और ये कौन सी बैठक में चुने गए थे? ये सेकंड बैठक में हमें देखने को मिला था। ये आपके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद यहाँ पर पहली बार चुने गए थे। हम लोगों से केवल सवाल पूछा था प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हमें प्रारूप समिति का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा,
देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद में निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय यहाँ का अस्तित्व में आया था? यानी हमें सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में यहाँ पर देखने को मिलता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? हम लोगों को ये कौन से आर्टिकल, ये कौन से सन में जो देखने को मिलेगा? अब आप लोगों को चार ऑप्शन दे के रखे हैं, या आपका 1900 ये 50 दे के रखा है, 1900 आपका 55, 1948 या 1952। आप सभी जानते हैं जब भारत में सर्वोच्च न्यायालय की बात होगी तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय कब 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 अस्तित्व में आया था? तो ये जवाब होगा 1950 में अस्तित्व में आया था। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी याद होना चाहिएगा, जब भारत में पहली बार न्यायालय कोर्ट की स्थापना कब देखने को मिली? न्यायालय कोर्ट की हम लोगों को स्थापना कब देखने को मिली? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा, उस समय भारत में 1773 में भारत में पेश किया जाता है। इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। और ये जो एक्ट पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो पारित किया गया था, ये 1773 में पेश किया गया था। लेकिन यही एक्ट के तहत आप सभी जानते हैं कि 1774 में और कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में हमें पहला कोर्ट सिस्टम या पहला न्यायालय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो भारत में कौन से वर्ष में पहला न्यायालय स्थापित किया गया था? तो आप सभी जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था, इसी वाले एक्ट में भारत में पहली बार 1774 में एक कोर्ट या एक न्यायालय की स्थापना पश्चिम बंगाल के कोलकाता में की गई थी। कहां पर? कोलकाता में यहाँ पर स्थापना की गई थी। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। लेकिन जब भारत में हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे कि आप सभी जानेंगे कि आर्टिकल 144 में क्या प्रावधान है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। एक सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहीं पर आर्टिकल 1 to 5 यानी यहाँ पर आर्टिकल 1 to 5 में हम लोगों को किस चीज का यहाँ पर प्रावधान देखने को मिलेगा? तो जवाब होगा यहाँ पर जितने भी न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश के वेतन भत्ते क्या देखने को मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते हम लोगों को इसी आर्टिकल के तहत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं पर जब बात होगी आर्टिकल 126 की, तो यहाँ पर आप लोगों को कार्यकारी एक न्यायाधीश देखने को मिलेगा। कार्यकारी यहाँ पर न्यायाधीश यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत एक कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में प्रावधान है? तो आर्टिकल 126 में वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसमें यहाँ पर प्रावधान देखने को मिलेगा। और वहीं पर आर्टिकल 127 में किस चीज का प्रावधान है? तो यहाँ पर तदर्भ न्यायाधीश क्या होगा? तदर्भ न्यायाधीश का यहाँ पर न्यायालय का प्रावधान हम लोगों को इसी आपका जो आर्टिकल 127 में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और जबकि आप लोगों को याद होना चाहिए कि आर्टिकल 130 में तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सीट का प्रावधान, यानी सुप्रीम कोर्ट में सीट कितनी होगी, इस चीज का प्रावधान हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये भी याद होना चाहिएगा कि जो हमारा प्यारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में 7 सीट से कम नहीं हो सकती, यानी 7 जो न्यायाधीश बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में उससे 7 से कम नहीं हो सकते। लेकिन यदि आप लोगों को बढ़ाना, जैसे वर्तमान में हम लोगों को यहाँ पर 33 न्यायाधीश देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे सीजीआई भी शामिल होंगे। अब ये जो प्रावधान है, यदि हमें और भी न्यायाधीश को बढ़ाना है, और भी सीट को यदि सुप्रीम कोर्ट में हम चाहते हैं बढ़ जाए, ये जो 33 देखने को मिलते हैं इससे 40 हो जाए, 40 से 60 हो जाए, 60 से 70 हो जाए, ये जो प्रकार की सीटें हमें देखने को मिलती है, तो भारत की संसद तय करेगी। कौन करेगी? भारत की संसद तय करेगी कि कितनी सीटें बढ़ाई जाए। ठीक है, और वहीं पर आपका आर्टिकल 129 में किस चीज का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में आप लोगों के आर्टिकल 129 में यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपके यहाँ पे अभिलेख न्यायालय के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे। अभिलेख न्यायालय के रूप में यहाँ पर सुरक्षित रखे जाएंगे। इस चीज का प्रावधान हमें यहाँ पर मिलेगा। और वहीं पर यहाँ पर जो आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है कि आर्टिकल
137 में किस चीज का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह आप सभी को याद होना चाहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलता है माउंट गार्डविन या आपका ऑस्टिन यानी K2। ये जो K2 की ऊंचाई आप लोगों को कितनी देखने को मिलती है? चार ऑप्शन देके रखा है कि 8000 या आपका 848, 8126, 8586 या 8611 मीटर। तो K2 की ऊंचाई आप लोगों को कितनी देखने को मिलेगी? तो ये 8611 मीटर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यह कौन सी पर्वत श्रेणी में? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यह अभी आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो पाक आप लोगों का ऑक्यूपाइड JNK है, वहां पर हमें देखने को मिलेगी। वहीं पर हम इसे K2 को भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हम लोग K2 को ही यहाँ पर मानते हैं। लेकिन चोटियों में जब हाईएस्ट पीक होगी, तो जब हमें भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा कि भारत की सर्वोत्तम चोटी आप लोगों को कौन सी देखने को मिलेगी? तो ये सिक्किम में स्थित है। कहां पर? सिक्किम में हमें देखने को मिलेगी। इसका नाम है कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। लेकिन इसके साथ क्या दिक्कत है? ये आपकी सिक्किम के साथ भी साझा करते हैं, मतलब ये भारत में भी स्थित है, और ये जो चोटी है ये हमें भूटान में भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोनों देशों की सीमा पर हमें देखने को मिलती है। तो बहुत बार जब आपकी ये वाली चोटी आप लोगों को नहीं देखने, फिर क्या टिक लगाएंगे? तो फिर हमारे उत्तराखंड में एक चोटी देखने को मिली जिसका नाम है नंदा देवी। कौन सी चोटी? नंदा देवी चोटी देखने को मिली। यह पुण्यतः नंदा देवी जो चोटी होगी, यह पुण्यतः भारत में स्थित हम लोगों को सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर देखने को मिलती है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी देखने को मिलेगी? जवाब होगा माउंट एवरेस्ट। क्या देखने को मिलेगा? माउंट एवरेस्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जहां आज वर्तमान में ये जो माउंट एवरेस्ट है, इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? इसे नेपाल में क्या नाम दिया जाता है? तो नेपाल में इसे सागर माथा। क्या नाम दिया जाता है? इसे सागर माथा नाम दिया जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसकी ऊंचाई 8850 मीटर आप लोगों को लगभग देखने को मिलती है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट देखने को नहीं मिलती है, बल्कि लगभग इसकी हाइट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न मुझे दे के रखा है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऐसे पहले भारतीय कौन चुने गए? MS सुब्बुलक्ष्मी, जाकिर हुसैन, या फिर जाकिर हुसैन के बाद आप लोगों को जो देखने को मिलेंगे रविशंकर साहब, या रविशंकर साहब के बाद में बिस्मिल्लाह खान। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर में जो आमंत्रित किए जाने वाले जो पहले भारतीय थे, वो कौन भारतीय यहाँ पर चुने गए थे? तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान साहब कौन चुने गए थे? बिस्मिल्लाह खान साहब चुने गए थे। आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी बिल्कुल हमारे सवाल का राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाह खां के बारे में आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या याद होना चाहिएगा कि यह कौन से वादक से संबंधित है? तो यह सहनाई वादक थे। क्या थे? सहनाई वादक थे। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और जब भारत पूर्णतः 15 अगस्त और आप लोगों का 1947 को आजाद हुआ था, उस समय लाल फोर्ट जो किला था, जो लाल किला हुआ था, जो अभी वर्तमान में है, इस लाल फोर्ट में जो सहनाई बजाने का काम किया था वो इन्हीं के ही द्वारा किया गया। सहनाई बजाई थी इन लोगों ने। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर सहनाई वादक में एकमात्र महिला हमें देखने को मिलती है। एकमात्र महिला हमें देखने को मिलती है, इनका नाम है बागेश्वरी देवी। कौन देखने को मिलेगी? बागेश्वरी देवी। बागेश्वर द्वारी सहनाई बजाने के लिए एकमात्र हमें महिला यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर ये भी याद कर लेना कि जब MS सुब्बुलक्ष्मी मैम की बात होगी, तो सुब्बुलक्ष्मी मैम पहली ऐसी महिला है जिन्हें ये कौन से क्षेत्र से? तो ये संगीत के क्षेत्र से हमें देखने को मिलेगी।
लेकिन ऐसी पहली महिला है जिन्हें 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यहाँ पर दिया गया, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इन्हें 1998 में क्या मिल चुका था, भारत रत्न, भारत रत्न यहाँ पर दिया गया। तो ये पहली ऐसी संगीतकार है जिन्हें जो महिला के क्षेत्र में कि यानी आपके संगीत के क्षेत्र में जिन्हें भारत रत्न यहाँ पर दिया गया। और वहीं पर जब बात होगी जाकिर हुसैन साहब की, ठीक है, तो जाकिर हुसैन साहब कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं यह तबला से, किससे संबंधित है, तबला से संबंधित है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा तबला से। आप लोगों का तन्मय घोष, कौन, तन्मय घोष आप लोगों को याद रखना है। और एक आप लोगों का तन्मय घोष के बाद पंडित निखिल मुखर्जी, कौन, यहाँ पर पंडित, नाम याद रखिएगा, पंडित निखिल मुखर्जी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये भारत के प्रसिद्ध हमें तबला वादक देखने को मिलते हैं। अब जब भारत में पंडित रविशंकर जी की बात होगी, तो पंडित रविशंकर जी कौन से वाद्य यंत्र से हमें संबंधित देखने को मिलेंगे, तो जब बात होगी पंडित, वापिस आऊंगा, जब भारत में आप लोगों को याद होना चाहिए, जब भारत में बात होती है पंडित रविशंकर जी की, तो पंडित रविशंकर जी हमें सरोद से संबंधित देखने को मिलते हैं। पंडित रविशंकर जी हमें सरोद से संबंधित देखने को मिला, कौन से, सरोद से यहाँ पर संबंधित देखने को मिलेंगे। पंडित रविशंकर जी के बारे में आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि इन्हें, पंडित रविशंकर जी को संगीत नाटक अकादमी कब दिया गया, संगीत नाटक या अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक या आपका अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तो जवाब होगा कि 1962 में इन्हें दिया गया। आप लोगों को याद होना चाहिए। और इन्हें, पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न, कौन सा रत्न, भारत रत्न कब दिया गया, तो जवाब होगा 1999 में इन्हें भारत रत्न यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इतना सब आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ये मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। MS सुब्बुलक्ष्मी मैम को आप लोग याद करिएगा, इन्हें 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। और इसके साथ एक और याद, जो सुब्बुलक्ष्मी मैम के बारे में याद कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। 1966 में यूएनओ की महासभा में इन्होंने प्रदर्शन किया था, महासभा में जो इन्होंने प्रदर्शन यहाँ पर अपने संगीत का किया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। हमारे सवाल का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, भारत का संविधान सरकार के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, यह प्रणाली के साथ एक संप्रभुत्व समाजवादी भी है। तो यह अवधारणा हमने किस देश, यह जो हमें भारत एक लोकतांत्रिक देश और धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ एक संप्रभुत्व समाजवादी देश जो देखने को मिलता है, तो यह किस प्रकार की प्रक्रिया हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, या फिर एकात्मक, संसदीय, राजतंत्रीय, या फिर आपका अध्यक्षीय। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, हमें इस प्रकार की प्रक्रिया संसदीय यहाँ पर देखने को मिलती है। और वहीं पर भारत में ये जो संसदीय प्रावधान है, भारत में जो यहाँ पर संसदीय प्रावधान हम लोगों ने किस देश से लिए हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा, संसदीय प्रावधान हम लोगों ने किस देश से लिए, तो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिए। कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से हम लोगों ने यहाँ से संसदीय प्रावधान यहाँ से हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए। लेकिन एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है, जब हम भारत की प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं, जब भारत की प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं, भारत की प्रस्तावना की जो भाषा है, अब वो हम लोगों ने किस देश से ली है, यानी प्रेम्बल ऑफ इंडिया, भारत की जो प्रस्तावना देखने को मिलती है, उसकी जो भाषा है वो हम लोगों ने कौन से देश से ली है। लेकिन सबसे पहले किस देश के संविधान में हमें प्रेम्बल ऑफ ये जो भारत की प्रस्तावना नहीं, हमें बिल्कुल ये जो प्रस्तावना किस देश के संविधान में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है, तो जवाब होगा USA। आप लोगों को याद होना चाहिए। लेकिन भाषा हम लोगों ने हमारी प्रेम्बल में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने हमारी भाषा को यहाँ पर लिया है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ये भारत की प्रस्तावना के बारे में। और वहीं पर एक लोकपाल का प्रावधान, कौन सा, लोकपाल का प्रावधान,
तो हमारे भारतीय संविधान में लोकपाल का प्रावधान हमें देखने को मिलेगा। तो लोकपाल का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, तो हमने स्वीडन देश से यहाँ पर लोकपाल का प्रावधान हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। ठीक है, चलेगा। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि ए नजीम बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत या आपके अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, और अभी हाल ही में यह मामला हमें देखने को मिला। तो यह कौन से आर्टिकल के तहत हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर आर्टिकल 16 देके रखा है, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 के बाद में आर्टिकल 19 हम लोगों को देखे रखे हैं। ठीक है, ये सभी हमें समानता के आर्टिकल देके रखे हैं, लेकिन एक नहीं है, 21 भी नहीं है, और आपका 19 भी हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो आप सभी से पूछेगा कि यहाँ पर के ए नजीम वर्सेस जो बनाम भारत सरकार संघ है, जो भारत सरकार यहाँ पर संघ है, ये आप लोगों को ये जो केस देखने को मिलता है, ये कौन से आर्टिकल के तहत देखने को मिलेगा, तो ये आपका आर्टिकल 21 में हमें ये देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। और वहीं पर जब बात होगी आर्टिकल 16 की, तो आप सभी जानते हैं कि लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर की जो बात करता है, वो आप लोगों का कौन सा आर्टिकल करेगा, आप लोगों का आर्टिकल 16 यहाँ पर करेगा। और वहीं पर आर्टिकल 14 में क्या देके रखा है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की यहाँ पर बात करता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 देके रखता है कि वाक या आपका एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और आर्टिकल 21 में बिल्कुल प्राण आपका एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान हम लोगों को आर्टिकल 21 में यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो भी हमारे छोटे या बड़े भाई इस क्लास को देख रहे हैं और यदि वो लोग चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, ये आपका इंग्लिश चैनल और आपके उत्तरी चैनल को जोड़ने वाले एक जलडमरू का नाम बताइए। ठीक है, यानी आपके इंग्लिश चैनल और उत्तरी चैनल को कौन जोड़ेगा, आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। ठीक है, डोवर जल डमरू, फ्लोरिडा जल डमरू, नॉर्थ चैनल या पाक जल डमरू, कौन जोड़ने का काम करेगा। तो देखिएगा, हमें जब हम लोग भारत में जब विश्व ज्योग्राफी में, विश्व भूगोल में जब हम लोग बात यूरोप की करते हैं, तो यूरोप में हमें यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो हमें देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर आप लोगों का ग्रेट ब्रिटेन देखने को मिलेगा, ये आपका ब्रिटेन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ में हम लोगों को ये वाली जो पूरी कंडीशन है, इस वाली पूरी कंडीशन में हम लोगों को जो यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपका हमें यूरोप है ये, लेकिन आपका ग्रेट ब्रिटेन भी यूरोप का ही हिस्सा हमें देखने को मिलेगा। तो जो ये वाला क्षेत्र है यूरोप का, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सागर हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो ये वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये वाला वाटर बॉडी, इसे हम लोग इंग्लिश चैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंग्लिश चैनल हम लोग इसे बोलते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में आपस में इन दोनों को जो जोड़ने का काम करेगा, जोड़ने का आपस में, क्योंकि जो जलडमरू होते हैं, जो जल संधियां होती हैं, वो आपके किसी दो जलमार्ग को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। तो ये आपस में आप लोगों को याद होना चाहिए, इसे हम लोग नाम बोलते हैं डोवर। क्या नाम बोलते हैं? डोवर। आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमें सही यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पाक जल डमरू ये किन के बीच में देखने को मिलेगा, तो यह हमें प्यारे भारत व श्रीलंका के मध्य, किसके मध्य? तो श्रीलंका के मध्य में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर फ्लोरिडा जल डमरू, ये फ्लोरिडा, देखिएगा या तो आपकी एग्जाम में जल डमरू आई या फिर जल संचय, बात एक ही है। ठीक है, तो ये जो फ्लोरिडा है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। ये जो फ्लोरिडा जल डमरू देखने को मिलेगा आप लोगों का, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, कौन सा? फ्लोरिडा प्रायद्वीप। और फ्लोरिडा प्रायद्वीप के साथ में आप लोगों का क्यूबा, कौन के बीच में है?
क्यूबा के बीच में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर देखो एक ये भी याद कर लेना, मैं ये वाला जो है हिस्सा है, तो ये जो यहाँ पर तो आप लोगों का उत्तरी सागर देखने को मिलेगा, लेकिन एक मिनट देखिएगा, ये जो हिस्सा है, ये जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो आप लोगों को हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ दिख रहा है आप लोगों को, यानी ये जो कलर आप लोगों को दिख रहा है, ये हमें यहाँ पर बाल्टिक सागर, कौन सा सागर, बाल्टिक सागर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो बना है यह आपका हमें आप लोगों का उत्तरी सागर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में भी एक हमें नहर देखने को मिलती है, इसका नाम है कील नहर। कौन सी है, कील नहर हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो कील नहर एक तो आप लोगों का बाल्टिक सागर हो गया, और बाल्टिक सागर के बाद एक आप लोगों का हमें या का कौन सा सागर, हमें आप लोगों का उत्तरी सागर यहाँ पर देखने को मिलता है। इन दोनों को कील नहर यहाँ पर जोड़ती है। यूरोप कॉन्टिनेंट, जब विश्व ज्योग्राफी की हम बात करते हैं और उसमें भी हम लोग जब यूरोप की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, आरबीआई का प्रतीक क्या है। आरबीआई का प्रतीक हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, पिरामिड और ईगल, या आपका अशोक स्तंभ, एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर, यहाँ पर टाइगर लिखा होना था, बंगाल टाइगर, या फिर आप लोगों को यहाँ पर दे के रखा है रक्षात्मक, या आपका उस पास तो बैठा हुआ है कुत्ता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमें राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, जब भारत में आरबीआई की बात होगी, तो आरबीआई के बारे में मैं आप लोगों को पूरा ही पढ़ाऊंगा। एटलीस्ट यदि आप लोग रेलवे या आपकी एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो सीबीटी 1 है चाहे सीबीटी 2 है, जब आप तभी 40 सीबीटी 1 में आप 35 मार्क्स तभी ला सकते हैं, या सीबीटी 2 में आप 42 या 43 तक हम लोग पहुंच सकते, तभी नंबर ला सकते जब आपकी इकोनॉमिक में आपकी पकड़ मजबूत हो। आप पूरी, जब आपको इकोनॉमिक आती है तभी आप लोग उस नंबर तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उसी में हमारे पास में आरबीआई टॉपिक आता है। तो आरबीआई की ये कौन से, ये आपके एक्ट के तहत स्थापना देखने को मिले, तो ये आपका आरबीआई एक्ट 1934 में देखने को मिलेगा। और 1 अप्रैल, कौन सा, 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल या आपकी 1935 में हमें इसकी स्थापना देखने को मिलती है। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1949 में, इसका राष्ट्रीयकरण हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रही हमारी आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे सवाल का राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कौन से राजा की कहानी हमें मुद्रा राक्षस नामक बुक में यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, मुद्रा राक्षस नाटक का विषय का जिक्र है जयचंद चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रपीड़, या चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे सवाल का राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी इसी मुद्रा राक्षस में, इसी मुद्रा राक्षस में हम सभी को, आप लोगों को याद होना चाहिए, इसी मुद्रा राक्षस में यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का हमें यहाँ पर प्रावधान देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप सभी जानते हैं कि इसी मौर्य वंश और यही चंद्रगुप्त के दरबार में कौन हुआ करते थे, जवाब होगा कि हमें विष्णुगुप्त कौन देखने को मिले, विष्णुगुप्त यहाँ पर देखने को मिले। और विष्णुगुप्त को ही हम लोगों ने क्या कहा था, चाणक्य हम लोगों ने कहा। तो चाणक्य जी के द्वारा एक बुक लिखी जाती है, इसका नाम है अर्थशास्त्र। कौन सी बुक लिखी जाती है, अर्थशास्त्र यहाँ पर बुक लिखी जाती है। और जो आपकी अर्थशास्त्र है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। लेकिन अर्थशास्त्र में आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि सप्तंग सिद्धांत, जो सप्तांग सिद्धांत है, ये सप्तांग सिद्धांत का हमें वर्णन कौन से काल में या कौन से वंश में देखने को मिला, और ये किस लेखक के द्वारा अपनी पुस्तक में पहली बार सप्तांग सिद्धांत का यहाँ पर देने का प्रयास किया गया। तो यह सप्तांग जो सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत हमें सबसे पहले
यहाँ पर चाणक्य जी ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की बात कही, यानी ये सप्तांग सिद्धांत में किसी राजा को राजा बनने के लिए 7 उसके पास में गुण होना चाहिए। यदि किसी राजा के पास में 7 प्रकार की चीजें हैं, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में सप्तांग सिद्धांत पढ़ा चुका हूँ। यदि आप लोगों को पूरा डिटेल में सप्तांग सिद्धांत पढ़ना है तो मैंने एक आपकी हिस्ट्री की मैराथन क्लास ली है, उसमें मैंने पूरा आप लोगों को सप्तांग सिद्धांत पढ़ा है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमें डी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य हमें देखने को मिलेगा। जब बात होगी चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो आप सभी जानते हैं कि इनका नाम एक परम भागवत हमें इनका नाम देखने को मिलेगा। इनका उपनाम हमें शाकाहारी क्या देखने को मिलेगा, शाकाहारी देखने को मिलेगा। और यह सबसे ज्यादा विक्रमादित्य क्या कौन से नाम से फेमस हुए, विक्रमादित्य के नाम से फेमस हुए। आप सभी यहाँ पर जानेंगे, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और इनके दरबार में 9 रत्न हुए, कौन हुआ करते थे, 9 रत्न यहीं पर जो इन्हीं के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुए थे। अब ये कौन से वंश से, तो यह गुप्त वंश से। लेकिन गुप्त वंश का यदि आप लोगों से संस्थापक का नाम पूछेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन हुआ, तो जवाब होगा कि श्रीगुप्त को क्या माना जाता है, गुप्त वंश का संस्थापक यहाँ पर माना जाएगा। लेकिन यही जो गुप्त वंश, इसका वास्तविक संस्थापक कौन माना गया, तो वास्तविक संस्थापक कौन देखने को मिलेंगे, जवाब होगा कि चंद्रगुप्त जो प्रथम है, इसी वंश के हमें वास्तविक संस्थापक देखने को मिलते हैं। ठीक है, और गुप्त वंश के जो संस्थापक का श्रेय दिया जाता है वो श्रीगुप्त को दिया जाता है, लेकिन किसके अनुसार, तो चंद्रगुप्त जो थे, यही चंद्रगुप्त की हमें बेटी देखने को मिलती है जिनका नाम था प्रभावती गुप्त। क्या नाम देखने को मिलेगा, प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त ने अपने अपने पुणे में एक ताम्र लेख के अनुसार, यानी ये जो ताम्र लेख लिखा था, यह ताम्र लेख किसके द्वारा लिखा गया, प्रभावती गुप्त के द्वारा। और ये जो प्रभावती गुप्त जो बेटी हुआ करती थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, जो इनके चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त ने ताम्रलेख के अनुसार ये जो श्रीगुप्त है, यह श्रीगुप्त इसी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, आप लोगों को इतना याद होना चाहिए। और मैं फिर आप लोगों के इसी के साथ जो नवरत्न हमें देखने को मिले, तो नवरत्न मैंने पहले भी मैं आप लोगों को नवरत्न यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हम लोग बार बार यदि चीज को यदि नामों को लाएंगे तो हमें याद हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को फिर से नवरत्न यहाँ पे दिखा देता हूँ, या अकबर के नवरत्न नहीं, हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कौन कौन से हमें, एक तो धनवंतरी कौन देखने को मिलेंगे, धनवंतरी के बाद यहाँ पर अमर सिंह कौन देखने को मिलेंगे, अमर सिंह यहाँ पर, ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न हमें देखने को मिलेंगे। और वहीं यहाँ पर हरिसेना कौन देखने को मिलेंगे, हरिसेना यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और फिर हरिसेना के बाद हमें कौन देखने को मिलेंगे, कालिदास जी देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में कदाप नका हमें देखने को मिले। और इसके साथ में सकू कौन देखने को मिले, सकू। और सकू के बाद कौन देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए वराहमिहिर कौन देखने को मिले, वराहमिहिर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद में वराहमिहिर के बाद में कौन देखने को मिले, देखो ये कोई सीरियल नहीं लिखा रहा हूँ मैं, नवरत्न नहीं मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ। वराहमिहिर के बाद में यहाँ पर वेतल भट्ट कौन देखने को मिले, वेतल भट्ट। और इसके बाद में वर रुचि कौन देखने को मिले, वर रुचि हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। ये नवरत्न आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा, कुछ भी हो जाए इस बार रेलवे पार हमें जाना है एनी हाउ कंडीशन में, तो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले नववर्ष का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा जोड़ा हमें नववर्ष यानी पूरे भारतवर्ष का नववर्ष हमें देखने को मिलेगा। यानी हिंदू पंचांग के अनुसार जो हमें नववर्ष देखने को मिलेगा वो गुड़ी पड़वा देखने को मिलेगा। लेकिन भारत के हर राज्य में अलग अलग क्षेत्र में नववर्ष यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। और वही नववर्ष में आप लोगों से पूछा है कि क्या विशु केरल का नववर्ष है या फिर आप लोगों का पुथांडु ये आप लोगों का कर्नाटक का, या गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, या पोहिला बैसाख आप लोगों का पश्चिम बंगाल का नववर्ष हमें देखने को मिलेगा। तो आप जानेंगे कि पुथड़ू जो है ये कर्नाटक का हमें नववर्ष यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ का नववर्ष देखने को मिलेगा, तो संपूर्ण
नववर्ष आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि विशु कहाँ का नववर्ष है, तो आप लोगों को जवाब देना है केरल का नववर्ष देखने को मिलेगा। ये पुथाड़ू, कौन सा, ये जो पुथाड़ू आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह आपके तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में यह आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में कर्नाटक, सॉरी सॉरी माफी चाहूंगा मैं आपसे। ये जो तेलंगाना और तेलंगाना के साथ जब बात होती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की, इन तीनों राज्यों का जो नववर्ष माना जाता है वो आप लोगों का उगादी माना जाता है। ये इन तीनों राज्यों का नववर्ष माना जाता है। वहीं पर हमारा पुथाड़ू, कौन सा, हमारा पुथाड़ू किस राज्य का नववर्ष हमें देखने को मिलेगा, तो फिर जवाब होगा कि पुथाड़ू हमें किस राज्य का, तो हमें तमिलनाडु राज्य का देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप लोगों का हमें ये आप लोगों का गुड़ी पड़वा, कौन सा, गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी जो पड़वा है हम सभी जानेंगे गुड़ी पड़वा हमें महाराष्ट्र का यहाँ पर देखने को मिला, कौन सा, महाराष्ट्र का। फिर इसके बाद में जब यहाँ पर आपके वेस्ट वरस, किसकी बात होगी, वेस्ट वरस की यहाँ पर बात होगी, या आपका गुजरात का हमें नववर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात नवरेह की होगी, किसका होगा, जब बात नवरेह की होगी, तो ये जो नववर्ष है, ये नवरेह नववर्ष हमें जम्मू JNK का हमें नववर्ष यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब भारत बात सिक्किम की होगी, तो सिक्किम का हमें लोसुंग, कौन सा, सॉरी लोसर, लोसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर आसाम का, और यदि आपका पूछ लेगा कि आपका, ये आपका आसाम का, तो हमें बोहांग बिहू, कौन सा, बोहांग बिहू हमें नववर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ में आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा कि आप लोगों का पाना संक्रांति, कौन सा, पाना संक्रांति हमें किस राज्य का लोक नृत्य यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये हमें देखने को मिलेगा पाना संक्रांति। यदि आप लोगों से पूछेगा तो आपके उड़ीसा राज्य का, कौन से राज्य का, उड़ीसा राज्य का हमें नववर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप लोगों से नववर्ष के बाद भी ये सवाल पूछ लिया है कि आपके दक्षिण भारत का नववर्ष क्या है, ये दक्षिण भारत के सभी राज्यों में यहाँ पे अलग अलग नववर्ष सेलिब्रेट किया था, लेकिन संपूर्ण रूप से दक्षिण भारत का नववर्ष कौन सा माना जाता है, तो फिर जवाब होगा कि उगादी। या आपका उगादी को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, नववर्ष यहाँ पर कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को इस क्लास से फायदा मिल रहा होगा, तो अपने दोस्त लोगों से इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। आप सभी जानते हैं कि मलाला को ही 1900 या आपका सॉरी 2014 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी जो पुस्तक लिखी थी, विमेन डिप्राइवेशन, वी आर डिस्प्लेड या वी आर डिस्ट्रॉइड, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल हमें, यह पुस्तक मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई। यह पाकिस्तान की मूल निवासी हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र में ही जो इन्हें विश्व में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन मलाला यूसुफजई को जब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसके साथ हमारे भारत के ही यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी, कौन, कैलाश सत्यार्थी को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। अपने बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, उनके प्रयासों के लिए उन्हें यानी 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ में वह हमारे मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निवास करते हैं, तो हमारे विदिशा जिले से वो कैलाश सत्यार्थी यहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। कुछ मैंने प्रश्न कल के भी क्लास के लिए हैं, कल की क्लास के मैंने इसलिए सवाल लिए हैं आप लोगों को, इस सवाल के बाद में कल की भी क्लास के प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने इसलिए क्योंकि कल आप सभी जानते हैं कि सवाल नंबर 12 तक हम लोग पहुंच गए थे, पूरी क्लास बिगड़ गई थी, वहां पर वॉइस प्रॉपर वे में नहीं आ रही थी, तो मैंने यही कारण से अब 13 प्रश्न के बाद कल वाले सीरीज हम लोगों को स्टार्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन आज का जो प्रश्न देखने को मिलेगा, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज या आपके इनमें से कौन से घराने संबंधित है, तो यह मेवाती घराने संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न, सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है।
तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि क्लासिकल डांस आप लोगों को याद है, और ये क्लासिकल डांस कहाँ पर है, किस राज्य के कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये तो सभी को याद होगा, लेकिन इनके भी अंदर बहुत सारे हमें की पॉइंट की फैक्टर देखने को मिलता है। मैं आप लोगों से मैंने पहले भी वादा किया था, जब जब भी मुझे क्लास लेने का मौका मिलेगा, यानी मुझे समय मिलेगा, मैं आप लोगों को जरूर क्लासिकल डांस पढ़ाऊंगा। यदि मैंने एक बार क्लासिकल डांस पढ़ा दिया तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि उसके बाद आज से मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 सालों के बाद भी यदि कोई से आपकी रेलवे की एग्जाम होगी या फिर आपकी कोई सी भी एग्जाम देखने को मिले, उस क्लास से बिल्कुल भी आप लोगों को प्रश्न बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो आप सभी जानेंगे कि ये आसाम राज्य का हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में यदि हम लोग बात करेंगे, वर्तमान में बात करेंगे तो हमें 8 नहीं बल्कि 9 क्लासिकल डांस देखने को मिलेंगे। ठीक है, 9 क्लासिकल डांस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक मिनट, चलिएगा, मैं माफी चाहूंगा। हम लोगों को जो दे के रखा है वो यहाँ पर शास्त्रीय की ये जो सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हमें नृत्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमें वर्तमान में 9 क्लासिकल डांस देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर से हमें सत्रिया कहाँ का देखने को मिलेगा, आपके आसाम राज्य का देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिए, यदि आपसे पूछेगा कि मणिपुरी कौन सा पुरी, मणिपुरी किस राज्य का होगा, तो यह मणिपुर का हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ में आप लोगों को याद होना चाहिए मणिपुरी के साथ में आप लोगों का उड़ीसी कौन सा, उड़ीसी देखने को मिलेगा। तो आपका उड़ीसी उड़ीसा का हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात भारत में कथक की होगी तो आप सभी जानेंगे कथक जो आप लोगों का उत्तर भारत का हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर मोहिनी अट्टम कौन सा दोस्तों, मोहिनी अट्टम किस राज्य का हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मोहिनी अट्टम आप सभी जानेंगे। मोहिनी अट्टम के सामने आपको कथकली कौन सा, कथकली ये किन दो राज्यों का, ये केवल आप लोगों का केरल राज्य का हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर इसके साथ में कुचिपुड़ी कौन सा, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी आप लोगों को कहाँ का देखने को मिलेगा, तो ये आंध्र प्रदेश का हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप लोगों का छऊ, छऊ हमें भारतवर्ष में, जैसे हमारा ये छऊ बिहार में भी किया जाता है, छऊ को आपके झारखंड में भी किया जाता है, और इसी छऊ को हमारे या आपके राज्य उड़ीसा में भी किया जाता है। तो ये हमें और वहीं पर हमारा भरतनाट्यम, हम भूल चुके हैं सबसे पहला क्लासिकल डांस भरतनाट्यम, और इसी भरतनाट्यम जो है ये हमारे तमिलनाडु में इसको किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस था जो मुगलों के कारण वर्तमान में जीवित रह पाया। ठीक है, तो मुगलों की देन भी हम बोल सकते हैं। देखिए, वो था तो भारत का ही सही, लेकिन फिर उसको बीच में जो जिसका प्रचलन प्रारंभ किया था वो मुगलों के द्वारा उसका प्रचलन प्रारंभ किया गया। तो ये हमें कथक देख, ये हमें सॉरी केरल लिख दिया है मैंने, ये केरल नहीं, हमें ये आपका जो उत्तर भारत का क्लासिकल डांस आपका कथक देखने मिला, यह यानी इसको बचाने के लिए मुगलों की देन कहा जा सकता है, मुगलों के कारण यह जीवित रह पाया। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कल वाला ही प्रश्न है कि पोंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप सभी जानेंगे कि यह मणिपुर का लोक नृत्य हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। विश्व बैंक की एलपीआई रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो यह भारत की रैंकिंग हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी। ठीक है, 23वीं, आपकी 38वीं, 54वीं, आपकी 71वीं, और ये आपकी एलपीआई की रिपोर्ट 2023 हम लोगों से पूछा है, तो आपकी 38वीं हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं पर आप लोगों की मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर आप लोगों का कौन सी रिपोर्ट, एक आप लोगों की वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक मैंने रिपोर्ट कल भी आप लोगों को बताई थी। और यह 2024 की रिपोर्ट है। भारत का स्थान हम लोगों को 82 वाला देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है,
और वहीं पर AI तत्परता सूचकांक, AI तत्परता जो सूचकांक हमें देखने को मिला, इसी सूचकांक के अनुसार 2024 में जो भारत की रैंक देखने को मिली वो हमें रैंक 63 भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और वहीं पर पर्यावरण सूचकांक में जो सूचकांक हमें देखने को मिलेगा, इसी पर्यावरण सूचकांक में 176वीं हमें हमारी रैंक देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों वैश्विक जब शांति सूचकांक की बात करेगा, शांति सूचकांक में हमें हमारी रैंक 116वीं यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में आप लोग याद करिएगा कि पहले नंबर पर कौन सा देश था, पहले नंबर पर सिंगापुर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश के पासपोर्ट को दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में दर्जा दिया गया है? तो ये सिंगापुर को यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमें यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ जो क्वेश्चन हमें देखना है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? लेकिन यदि सवाल पूछेगा 2023 की जो विश्व प्रेस सूचकांक जो 2024 की 23 के नहीं माफी चाहूंगा 2024 की हमें देखने को मिलेगी, उसके अनुसार भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमें ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? लेकिन भारत की रैंक कौन सी देखने को मिलेगी? तो भारत की रैंक हमें 159 भी भारत की रैंक देखने को मिली, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इस संस्था के द्वारा यह जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमें राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे हुआ नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 19वां स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया गया है? और मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि हमें ये आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब देखने को मिली, तो जवाब होगा कि 12 मार्च और 2007। तो 12 मार्च के साथ में 2007 में ही हमें आप लोगों के राष्ट्रीय कौन सा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, ये बाल अधिकार आयोग की हमें स्थापना देखने को मिली। लेकिन इसके साथ में 1992 से हम लोगों को यहाँ पर एक राष्ट्रीय महिला आयोग देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन और ये आपका वर्ष या आपका 1993 में हमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन फिर ये राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार सही है। लेकिन फिर 2018 में हमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमें बिल्कुल यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग राज्यों के लिए समुचित या आपके अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था। ठीक है, ये फोल्डिंग जो हाइब्रिडिंग जो बीज मंगवाए गए थे इनकी ये कहाँ तक सीमित था? तो पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, कल भी बताया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलेगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, वांडीवास की ये जो बैटल है, बैटल ऑफ वांडीवास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कल भी हमें देखने को मिलेगा बैटल ऑफ वांडीवास। तो आप सभी जानते हैं कि 1700 या फिर ये 1759 में हमें आप लोगों के अंग्रेजी सेना या फिर अंग्रेजी वर्सेस फ्रांसीसी सेना के बीच में हमें यह युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, और पेरिस की संधि द्वारा, कौन संधि? पेरिस की संधि के द्वारा यह युद्ध रोक दिया जाता है। 1763 में हमें पेरिस की संधि हमें देखने को मिली। तो कौन सा ऑप्शन सही है? वांडीवास की लड़ाई भारत में अंग्रेजों और डचों के बीच में थी, गलत है। इसके बाद में वांडीवास का युद्ध 1763 में लड़ा गया, गलत है। वांडीवास की जो लड़ाई दूसरे या फिर कर्नाटक युद्ध में हुई थी, गलत। ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। यही ऑप्शन नंबर डी हमें बिल्कुल यहाँ पे
राइट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसके साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। जो देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से है। और कल मैंने आप लोगों को पूरा सिंधु रिवर तंत्र यहाँ पर समझाएगा, आज फिर समझाऊंगा कि कल क्लास खराब हो गया था थोड़ा सा। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या राप्ती, राप्ती नदी हमें नेपाल से निकलती हुई देखने को मिलेगी। कहाँ से? नेपाल से निकलती हुई हम लोगों को देखने को मिलेगी। देखो, जब आप कोई भी रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो रिवर सिस्टम में आप लोगों को ओरली सिंधु रिवर का अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र का और गंगा रिवर का अपवाह तंत्र आप सभी को याद होना चाहिए। मैं आप लोगों को सिंधु रिवर का आप लोगों को अपवाह तंत्र यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। देखिएगा, कल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। देखिएगा, यह है हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर, भारत का सिरमौर। यह हमें हमारा जम्मू कश्मीर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जम्मू कश्मीर जो हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा इस प्रकार से जब हमें ये देखने को मिलेगा तो यह है हमारा भारत का सिरमौर कहा जाने वाला JNK। और यहीं पर हमें एक प्रकार का ग्लेशियर यहाँ पर देखने को मिलता है, इसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलता है। और ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यहीं से हमारी सिंधु नदी हम लोगों को निकलती हुई देखने को मिलेगी। और सिंधु रिवर जिस रास्ते से भारत में इंटर कर रही है उसे दमचोक कहा जाता है। क्या कहा गया? उसे दमचोक कहा गया। आप लोगों को याद होना चाहिए। लेकिन इसके साथ में हमें यहाँ पर आप लोगों की एक पर्वत श्रेणी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसका नाम है लद्दाख श्रेणी। कौन श्रेणी? यह हमें लद्दाख श्रेणी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके नीचे भी हम लोगों को एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसका नाम है जास्कर श्रेणी। कौन श्रेणी? जास्कर श्रेणी। तो ये ऊपर आपकी लद्दाख श्रेणी देखने को मिली, लेकिन नीचे हमें जास्कर यहाँ पे श्रेणी देखने को मिलेगी। अब ये जो सिंधु रिवर है, अब ये सिंधु रिवर फिर आगे जाएगी, लेकिन अब ये फिर घूमते हुई एक पॉइंट आता है, इसका नाम है दुर्गति बिंदु। और ये दुर्गति पॉइंट से ही यह जो सिंधु रिवर है आपकी ये आपकी लद्दाख श्रेणी को काट देगी। तो आपसे पूछेगा, सिंधु नदी ने ये जो सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर ने या आपकी लद्दाख श्रेणी को कौन सी जगह पर काट कर भारत में प्रवेश किया? तो जवाब होगा दुर्गति पॉइंट को। फिर इसके बाद ये जो सिंधु रिवर है ये आगे आएगी, और आगे आने के बाद यह पाकिस्तान के में एक चिल्लास एक जगह पड़ेगी, इसका नाम है चिल्लास। चिल्लास से ये क्या निकल जाएगी? भारत से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो आप सभी जानते हैं हमारा ही है, तो यह भारत से क्या निकल जाएगी? बाहर। लेकिन इसके मध्य में एक रिवर आएगी, फिर इस रिवर ये सिंधु रिवर में मिल जाएगी, इसका नाम है शोक नदी। कौन सी रिवर? शोक नदी जो है वो आपकी ये आपकी सिंधु रिवर के अंदर जाकर मिल गई। लेकिन फिर इसके बाद में ये जो हमें शोक नदी देखने को मिलेगी, इसी शोक नदी की हमें एक सहायक नदी जिसका नाम है नुब्रा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है नुब्रा। तो नुब्रा किस रिवर की सहायक है? तो शोक की। शोक किसके सहायक है? सिंधु रिवर की सहायक है। ठीक है, जब हमें ये आगे निकलती हुई देखने को मिलेगी, इसके साथ में मैं आपको बता रहा हूं यहां से, ये देखो इसके बाद में हमें ये जो सिंधु रिवर है आपके पाकिस्तान में, कहां पर? पाकिस्तान में एक थट्टा नामक जगह। कौन सी? थट्टा नामक प्लेस है। इसी थट्टा नामक प्लेस में ये आपके कौन से सागर में? ये आपके अरब सागर में जाकर पूरी तरीके से यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन इसके बाद में ये भी याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर हमें ये आपका JNK देखने को मिलेगा। हमें ये आपके हिमाचल प्रदेश में ये पहले हम लोग देखते हैं हमारी एक बेरीनाग झील। कौन सी? बेरीनाग झील। इसी बेरीनाग झील से आप सभी जानते हैं कि झेलम रिवर निकलती है, और ये झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई आगे निकलती है। इसी झेलम रिवर के अंतर्गत ये जो झेलम रिवर हमें देखने को मिलेगी, इसी झेलम रिवर के अंतर्गत हम लोगों को एक इसकी झेलम यानी झेलम रिवर की एक सहायक नदी देखने को मिली, इसका नाम है किशन गंगा। कौन सी रिवर है ये? किशन गंगा हम लोगों को यहाँ पे नदी देखने को मिलेगी। अब देखिएगा, जब यहाँ पर दो सरिता, एक का नाम था चंद्रा और भागा, ये दो छोटी छोटी सरिताएं, जो नदी से छोटा रूप होता तो हम लोग उसे सरिता बोल सकते हैं, और ये दोनों हमें आपके हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब ये दोनों आगे बढ़ती है, और जब ये आगे बढ़ते वक्त आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब यह तंडी नामक जगह पर, कहाँ पे?
जम्मू कश्मीर में आप लोगों को टंडी नामक जगह देखने को मिलेगी, और यहीं से आपकी एक चिनाब रिवर निकलती है। सॉरी, कौन सी रिवर है? ये चिनाब। और ये जो आपके ऊपर से हमें आपकी ये जो झेलम रिवर, ये जो रिवर है इसका नाम है झेलम। ये जो झेलम रिवर है, ये झेलम रिवर इसी चिनाब नदी पर यहाँ पर आके मिल जाती है। ये जगह मिलती है, इसका नाम है झूम। क्या नाम है? झूम नामक जगह पर ही मिल जाती है। अब यही आपका जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर हम लोगों ने देखा था सर, यहाँ पर आप लोगों की एक राकस ताल, कौन सी? राकस ताल झील हमें देखने को मिलेगी। और यही राकस ताल जो झील है, यहाँ से आप सभी जानेंगे, यहाँ से आप लोगों की एक सतलज रिवर, कौन सी रिवर है? ये सतलज रिवर हम लोगों को आती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन ये देखिएगा, एक मिनट, ये जो चंद्रा और भागा है, यहाँ पर हमें एक रोहतांग दर्रा, कौन सा दर्रा? हमें एक रोहतांग दर्रा देखने को मिलेगा। इसी रोहतांग दर्रे से एक हमारी रावी रिवर निकलती है। कौन सी रिवर? रावी। और जो रावी नदी हम लोगों ने आप लोगों को बनाई है, ये रावी रिवर भी क्या करेगी? ये रावी रिवर भी इसी झेलम रिवर के अंतर्गत यह यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, ये जो रिवर है इसका नाम है रावी, यानी रावी भी किसकी सहायक हुई? रावी भी हमें चिनाब नदी की यहाँ पर सहायक होती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो ऊपर चाहिए इसका नाम है चिनाब। अब देखिएगा, जब हमें यहाँ पर ये आपकी झेलम नदी देखने को मिलेगी, यानी सॉरी, झेलम नहीं, रिवर नहीं, हमें यहाँ पर ये सतलज नदी, कौन सी रिवर? सतलज नदी देखने को मिलेगी, यानी जो राकस ताल झील से हमें देखने को मिलेगी। अब आप देखिएगा, ये जो हमें देखने को मिली, ये जो झेलम रिवर है, ये झेलम रिवर में ये सभी नदियां यहाँ पर आकर एक जगह पर मिल जाती है। और फिर इसका नाम है, इस जगह का नाम है पंचानन। क्या नाम है? पंचानन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो पंचानन के बाद में ये सभी नदियां सिंधु रिवर के अंतर्गत जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। और किस जगह पर यहाँ पर मिलती है? मीठन कोट। कहाँ पर? मीठन कोट नामक जगह पाकिस्तान में पड़ती है। तो सभी नदियां इसी यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। अब यहीं पर हमें व्यासकुंड देखने को मिलेगा। इसी व्यासकुंड से आप जानेंगे कि एक व्यास नदी, कौन सी रिवर? एक व्यास नदी देखने को मिलेगी। और ये जो व्यास नदी है, ये हरि के विराज, इसी सतलज रिवर के अंदर ये जो व्यास नदी है, ये हरि के विराज, कहाँ पर? हरि के बैराज में जाकर यह क्या हो जाती है? यहाँ पर मिल जाती है। तो व्यास किसकी सहायक हुई? तो व्यास हमें सतलज रिवर की यहाँ पर सहायक नदी देखने को मिलेगी। यह पुण्यता हमें भारत में देखने को मिली। लेकिन ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो एक प्रकार की गिलगिट, कौन सी रिवर देखने को मिली थी हमें? गिलगिट रिवर यहाँ पर देखने को मिली। ये भी सिंधु रिवर के अंदर मिलेगी। लेकिन इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना चाहिए एक काबुल नदी, कौन सी रिवर? यह काबुल देखने को मिलेगी। लेकिन इसी काबुल में हमें एक रिवर देखने को मिली, इसका नाम है स्वात। क्या देखने को मिलेगा? स्वात देखने को मिलेगा। ये स्वात काबुल नदी की सहायक नदी, और काबुल किसकी सहायक है? सिंधु की। तो आपसे पूछेगा कि हेवन ऑफ पाक किसे कहा जाता है, यानी पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान का स्वर्ग इसी स्वात घाटी क्षेत्र को पाकिस्तान का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। फिर यही के साथ में आप लोगों को याद होना चाहिए, यहीं पर आप लोगों की एक सुलेमान नदी, कौन सी नदी? और सुलेमान नदी हमें देखने को मिलेगी। और अंत में आप लोगों की एक गोमाल रिवर, कौन सी? गोमाल। गोमाल नदी आपकी सिंधु रिवर के अंदर जाकर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर आप सभी को याद होना चाहिए। सवाल पूछेगा सबसे लॉन्गेस्ट उसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है भारत में सिंधु नदी की? तो जवाब होगा चिनाब। चिनाब नदी जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी हमें सहायक देखने को मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये रहा हमारा सिंधु रिवर का तंत्र। इसमें और भी इसकी ट्रिब्यूटरी सिंधु रिवर की हमें देखने को मिलती, और भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। चलेंगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को यहाँ पर देके रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से भारतीय तबला एक व्यक्ति है, ये आपके संगीतकार है और एक संगीत निर्माता, फिल्म वादक, अभिनेता है, जिन्हें 1981 में ठीक क्या मिला था यहाँ पर? पद्म या आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। या तो उस्ताद जाकिर हुसैन, या तो उस्ताद या तो अल्लार खां, पंडित कुमार घोष, या पंडित ज्ञानेंद्र चटर्जी। तो ये देख, ये आपको 1981 में जब बात होगी, तो ये आपको 1981 में किनको
पद्मश्री पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। तो ये उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को दिया गया और आपको उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को 1981 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और इसी के साथ 2002 में यहाँ पे पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। और 2023 में यहाँ पर पद्म विभूषण पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो है दिसंबर 2024 तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आप सभी जाने कितने उच्च न्यायालय हमें देखने को मिलेंगे? 25, 30, 28 या फिर 30 हमें देखने को 25 हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसी के साथ में एक कब की यानी आपसे पूछेगा आपके सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपके बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना, बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हमें आपके 1862 में यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में मद्रास हाईकोर्ट, हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना भी 1862 में। फिर मद्रास हाईकोर्ट के बाद आप लोगों का कोलकाता हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना अभी हमें 1862 में यहाँ पर देखने को मिली। इसके बाद आप लोगों का इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हमें 1866 में यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में आप लोगों का जो आप लोगों को याद होना चाहिए इसके साथ में, और मैं आप लोगों को क्या दिखा सकता हूँ, लिख लीजिएगा क्योंकि हम लोगों ने नारा ही यही दिया है कि वहाँ रैली पर कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें। आपका पटना हाईकोर्ट की स्थापना आपके 1916 में हमें देखने को मिली। लेकिन इसके साथ में आप लोगों के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना मैंने आप लोगों को बताया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1956 में हमें यहाँ पर देखने को मिली। और आप सभी को जवाब ये देना है कि दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब देखने को मिलेगी। तो ये सभी हाईकोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि तटीय जो ये तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय होली वेशा लोक नृत्य है। ये तो होली वेशा जो लोक नृत्य है ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है? केरल, उड़ीसा या गुजरात? गुजरात है यहाँ पर देख रखा है। देखो गुजरात में तीज पानी, कौन सा तीज पानी यहाँ पर किया जाता है? या आपका उड़ीसा में यहाँ पर सीता घोड़ा, कौन सा सीता घोड़ा यहाँ पर तटीय क्षेत्र में यहाँ पर किया जाता है। और होली वेशा कौन सा वैसे जो होली वेशा है ये आप सभी जानेंगे। होली वेशा कर्नाटक में यहाँ पर किया जाता है। सही यहाँ पर देखने को मिलेगा कर्नाटक में। इसके साथ भगवान गणेश के साथ मनाई जाने वाली ये चतुर्थी की हिंदू पाठशाला में मनाई जाती है। चैत्र, फाल्गुन, भाद्रपद या कार्तिक। आप लोगों को याद होना चाहिए ये सभी कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी भाद्रपद माह में यहाँ पर हमारे द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब बात होगी होली के साथ जब बात होगी यहाँ पर महाशिवरात्रि और होली ये दोनों कौन से हिंदू पांचवा सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो याद होना चाहिए कि होली और दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आपके हम लोग फाल्गुन माह में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और जो चैत्र नवरात्रि है ये हम लोग रामनवमी मनाते हैं। हाँ सही है, रामनवमी हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों से पूछा था कि गणेश चतुर्थी के भाद्रपद में हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और यही तो बात होगी जब दीपावली कब सेलिब्रेट करते हैं? तो कार्तिक, कौन से माह में? कार्तिक तो माह होगा, कार्तिक माह में हम लोग दीपावली यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न जो हमें देख रखा है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। संस्कृत में महायान का क्या अर्थ है? यानी उसी बौद्ध धर्म की दो शाखाएं में देखने को, हीनयान और एक महायान। उसी में हम लोगों से पूछा है कि महायान का अर्थ क्या है? तो महायान का अर्थ है महान वाहन। कौन सा है इस महान वाहन हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होता हुआ देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर।
देखो, और ये प्रश्न आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ये क्वेश्चन नंबर 30 हमने देखा, और मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इस सवाल का जो आप सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे देना था। आज आपने जो भी कमेंट बॉक्स में दिया है, तो आप लोगों को जवाब ये देना है कि काली मिट्टी का भारत में सबसे सबसे बड़ा पठार हमें क्या देखने को मिलेगा। इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे देना है दोस्तों। आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।